नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन बढ़ते हैं। देहरादून की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। आज सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी यह बैठक। मॉनसून सत्र में आने वाले अनुपूरक बजट पर लग सकती है मुहर। कई पदों की सेवा नियमावली में हो सकता है संशोधन। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व विभाग में हो सकता है बदलाव। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में आज बैठक होगी देहरादून में और लगातार ये बैठक का दौर भी जारी है। अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा हो सकती है। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक है, आज सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में की जाएगी बैठक। मॉनसून सत्र में आने वाले अनुपूरक बजट पर मुहर लग सकती है। कई पदों की सेवा नियमावली में हो सकता है संशोधन। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व विभाग में हो सकता है संशोधन। तो अहम बैठक मानी जा रही है। जिस तरीके से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले ये अहम बैठक अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा होगी और कई नियमावली में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व विभाग में हो सकता है संशोधन। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, कितने बजे से यह बैठक शुरू होनी है और इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है? बिल्कुल, आज की जो बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। अभी जो कैबिनेट मंत्री वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तक ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा अब तक यहाँ पर आ चुके हैं और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो कैबिनेट की बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और आज की जो कैबिनेट बैठक है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस बैठक में गैरसैंण में जो सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया जाना है मानसून सत्र के दौरान, उस बजट को पास करने का काम आज कैबिनेट बैठक में किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक के माध्यम से प्रदेश हित के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी जो निर्णय हैं, उनको लेने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और कैबिनेट के माध्यम से राज्य कर्मचारियों के लिए या प्रदेशवासियों के लिए जो विकास का जो खाका है उसको तैयार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा होगी। अनुपूरक बजट में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। कई फैसलों पर मुहर लगेगी। तो इस बार अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास होने वाला है मॉनसून सत्र में, क्योंकि ये पेश किया जाएगा, तो क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अनुपूरक बजट तो जब भी सरकार का अनुपूरक बजट आता है तो नवंबर या दिसंबर माह में जो सरकार का जो शीतकालीन जो सत्र होता है उस सत्र में सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट को पेश करने का काम यहाँ पर किया जाता है। लेकिन इस बार ये अनुपूरक बजट पहले सरकार इसलिए ला रही है क्योंकि कई विभागों ने कंटीजेंसी के माध्यम से अपने बजट को और बढ़ाने का काम यहाँ पर किया है। यानी विकास के कामों के लिए बजट की मांग यहाँ पर कई विभागों की तरफ से यहाँ पर की गई है, चाहे सूचना विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, राजस्व विभाग हो या फिर दूसरे जो शिक्षा के विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने इस मद में और बजट की मांग यहाँ पर सरकार से की थी। इसलिए सरकार की तरफ से इस अनुपूरक बजट को लाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि विकास के कामों में कहीं पर भी कोई कमी ना रह जाए। लगातार जो विकास के काम वो तेज गति से यहाँ पर हो सके और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार का जो उद्देश्य है कि विकास के कामों को आम जनता तक पहुँचाना है। राज्य में जो विकास की जो योजना है उन योजनाओं को और किस प्रकार से सरलीकृत यहाँ पर किया जा सकता है ताकि जनता उससे लाभान्वित हो सके, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि लगातार सरकार उन सब चीज़ों को लेकर, विकास के लोगों को लेकर, विकास की योजनाओं को लेकर यहाँ पर कृतज्ञ है, संकल्पबद्ध है और इसीलिए इस गैरसैंण सत्र में यानी मानसून सीजन में ही सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट को पेश करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य यही है जी अभय, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन का ये सत्र होने वाला है, इसको लेकर सियासत भी तेज है और कहा जा रहा है कि इतना छोटा सत्र, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस छोटे से सत्र में प्रश्नकाल नहीं हो पाएगा सही से और विपक्ष का उनका जवाब नहीं मिल पाएगा। तो क्या कुछ है इस छोटे से सत्र को लेकर, क्या कुछ सियासत तेज है?
देखिए, गैरसैंण में होने वाले इस मानसून सत्र को लेकर सियासत इसलिए तेज है कि सत्र की जो अवधि है उस अवधि को लेकर विपक्षी सदस्य सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ 3 दिन का सदस्य सरकार बुला रही है क्योंकि सरकार के पास बिजनेस नहीं है, और अगर बिजनेस नहीं है तो फिर इस तरह की किसी एक औपचारिकता मात्र यहाँ पर सरकार की तरफ से क्यों की जा रही है, क्योंकि जब जनहित के प्रश्न जो विधायकों की तरफ से सदन के भीतर उठाए जाने उसके लिए जब पूरा समय नहीं यहाँ पर। बिल्कुल, विकास का काम लगातार धामी सरकार कर रही है, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण होगा ये मॉनसून सत्र। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी आप निगाह बनाए रखिए। अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां भव्य शोभा यात्रा में सीएम धामी शामिल हुए। तो ये भव्य शोभा यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल देहरादून में ये आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और देहरादून में ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार धामी सरकार लोगों के लिए भी काम कर रही है और इस तरीके से साधु संतों के साथ उनका भी मनोबल और उनके लिए भी विकास के कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो श्री टपकेश्वर मंदिर में सेवा दल में आज कार्यक्रम हुआ, जहां पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। देहरादून में ये कार्यक्रम है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और लगातार धामी सरकार विकास के कार्य को भी तेज कर रही है और देवभूमि कहा जाता है, तो ऐसे में साधु संतों के मनोबल को भी सुदृढ़ करती हुई नजर आ रही है। तो ये भी तमाम तस्वीरें हैं टपकेश्वर महादेव सेवा दल के द्वारा देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें तो ये भव्य शोभा यात्रा की ये तस्वीरें हैं, जिसमें तमाम प्रदर्शनकारी और तमाम कलाकार इसमें शामिल हुए हैं और अपने कलाओं का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम धामी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए शोभा यात्रा में नजर आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी काफी पुलिस बल और प्रशासन तैनात है। तो श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां भव्य शोभा यात्रा में सीएम धामी शामिल हुए और इस तरीके से बेहद भव्य शोभा यात्रा की ये तस्वीर है। तो महादेव जी के दर्शन करते हुए, महाकाल के दर्शन करते हुए सीएम धामी प्रदेश और जनता के लिए आशीर्वाद मांगते नजर आ रहे हैं सीएम धामी और लगातार विकास के कार्य भी धामी सरकार बेहतर तरीके से करी और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से महादेव की सेवा में सीएम धामी लगे हुए हैं और लगातार आरती करते हुए नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। तो श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। भव्य यात्रा की ये तस्वीर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी महाकाल की पूजा करते हुए नजर आए। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य शोभा यात्रा की ये तस्वीर है, जिसमें महादेव के भक्त इस तरीके से डमरू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल, ताल और ये डमरू, जिसकी आवाज से ये भव्य शोभा यात्रा गूंज रही है। सावन का ये महीना और इस तरीके से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भगवान शिव की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल भी तैनात की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आयोजन में शामिल हुए। पुलिस प्रशासन भी सख्त है और शोभा यात्रा की बेहद भव्य तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और कई लोग, कई भक्त, श्रद्धालु भी इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भगवान की पूजा करते हुए, दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश और जनता के लिए इस तरीके से मनोकामना मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पुजारियों के सामने नतमस्तक और भगवान के सामने नतमस्तक सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं।
तो श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल के द्वारा देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों को हाथ हिलाते हुए इस तरीके से आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त है। तो सनातन धर्म को लेकर भी जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अब रवाना होने के लिए भव्य शोभा यात्रा श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और अब वो रवाना हुए हैं। तो कार्यक्रम की भव्य तस्वीरें जो आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए नजर आए। देवभूमि समाचार में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूरी ने समीक्षा की है। एसडीजी इंडेक्स के संबंध में समीक्षा की गई है। उत्तराखंड का प्रथम स्थान बरकरार रहे। मुख्य सचिव ने कहा है कम परफॉर्मेंस वाले इंडिकेटर में सुधार किए जाए। लोअर इंडिकेटर वाले क्षेत्रों में विभागों के नोडल सचिव नामित हो। तो ये अहम समीक्षा की गई है राधा रतूरी के द्वारा और इस समीक्षा में कई निर्देश भी दिए गए हैं। कम परफॉर्मेंस देने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एसडीजी इंडेक्स के संबंध में समीक्षा की गई है। उत्तराखंड का प्रथम स्थान बरकरार रहे, मुख्य सचिव का ये कहना है और इसको लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कार्रवाई करे, अच्छे काम करे। कम परफॉर्मेंस वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राधा रतूरी के द्वारा ये समीक्षा की गई है। खबरों बढ़ते आगे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने सीएचसी अगस्त्यमुनि का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत हो रही जांचों की सूची जारी की है। साथ ही चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। श्री केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं के तहत आपदा राहत व बाढ़ नियंत्रण कार्यों का जायजा लेने स्वास्थ्य सचिव जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए और ट्रेनी चिकित्सकों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या से आक्रोशित डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने उत्तराखंड में इस पर आपत्ति भी जताई है और इसके विरोध में शनिवार को सभी अस्पतालों में डॉक्टरों ने 24 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। सभी अस्पतालों में ओपीडी बंद है। बता दें कि आईएमए के आह्वान पर प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ द्वारा हड़ताल का असर अस्पतालों में दिखाई देने लगा है। सुबह से ही अस्पतालों में ओपीडी और अन्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है। हालांकि इमरजेंसी सेवा, पोस्टमार्टम समेत वीआईपी ड्यूटी बंद नहीं की गई है, लेकिन अन्य सभी सेवाएं पूरी तरह से बाधित है। वहीं डॉक्टर ने ऐलान किया है कि आज दिन भर ओपीडी और सर्जरी नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से डॉक्टरों का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे का बहिष्कार किया है डॉक्टरों ने। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं उनकी तरफ। हरिद्वार में विकास, क्या कुछ हालात है? डॉक्टरों का हड़ताल लगातार जारी है, आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। जी श्रुति, जिस तरह से कलकत्ता में जिस तरह से डॉक्टर के साथ जो घटना हुई उसके बाद लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में इस तरह से देखने में आया है कि लगातार उनके समर्थन में लोग, डॉक्टर के समर्थन में लोग जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के पक्ष में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज आईएमए के आह्वान वक्त उत्तराखंड में हम बात करेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि वो इस तरह की जो घटना हुई है वो तो शर्मिंदा सभी को है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक डॉक्टरों के प्रति जिस तरह से
कानून को कड़ा बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने मांग की है। साथ ही साथ उनकी मांग है कि जिस तरह से पूरा मामला है तो अपराधियों को फास्ट ट्रैक में जो मामला है उसको आगे लाकर उनको सख्त कार्रवाई यहाँ पर उनके ऊपर की जानी चाहिए। जिस तरह से अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 24 घंटे का यहाँ पर बंद किया गया है, जिसमें पूरे जो ओपीडी है उसको यहाँ पर बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर अभी चालू हैं। बिल्कुल विकास, क्योंकि हड़ताल भी लगातार जारी है, आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। एक विभत्स घटना है ये, जिसको लेकर डॉक्टर अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा सुदृढ़ हो। इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कह रही है, सरकार का क्या कुछ कहना है, और ये हड़ताल कब तक आखिरकार जारी रहेगी? देखिए, फिलहाल जिस तरह से अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल 24 घंटे के बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया है। हालांकि इससे भी जो मरीज हैं वो काफी परेशान यहाँ पर हैं। लोग हॉस्पिटल, सरकारी जो हॉस्पिटल है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो बीमार हैं उनको दिखाने अपने आप को आ रहे हैं, लेकिन ओपीडी बंद होने के चलते कहीं ना कहीं परेशान उनको होना पड़ रहा है। वहीं अगर हम फिलहाल उनको इमरजेंसी में डॉक्टर के द्वारा देखा जा रहा है। हालांकि इमरजेंसी फिलहाल चालू है, लेकिन ओपीडी यहाँ पर बंद कर दी गई है तो अगले 24 घंटों तक के लिए। तो कह सकते हैं डॉक्टरों का बिल्कुल जिस तरह से कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, उनकी हत्या। बिल्कुल विकास, लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ विकास धनराज भी जुड़ चुके हैं। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। धनराज, क्योंकि भी हड़ताल भी रुकने का नाम नहीं ले रही और आक्रोश भी थमने का नाम नहीं ले रहा, आगे किस तरीके से डॉक्टर अपने आक्रोश को दिखाएंगे और किस तरीके से उनकी मांग पूरी की जाएगी? ये बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कलकत्ता के अंदर जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है उसके विरोध में कहीं ना कहीं डॉक्टर आज हड़ताल पर है। 24 घंटे का अल्टीमेटम डॉक्टर ने दिया है, 24 घंटे वो कोई काम काज नहीं करेंगे, और जिससे कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मरीज है वो लगातार हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने की वजह से कहीं ना कहीं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। और इससे कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो साफ तौर पर डॉक्टरों की एक ही मांग है कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। और इसके साथ ही उनकी एक मांग ये है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जाती है उसी तरीके से उनको भी सुरक्षा दी जाए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की मांग लगातार डॉक्टरों की तरफ से उठते हुए नजर आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये हड़ताल उनकी चलती है। हालांकि अभी 24 घंटे का अल्टीमेटम हड़ताल जिनका दिया गया है कि 24 घंटे वो कार्य बहिष्कार रखेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो लगातार जारी हैं, और क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए कि जो इमरजेंसी में लोग आते हैं उनको इलाज जरूरी है, इसलिए बंद नहीं की गई है। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की जाती है तो वो जल्द ही इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। बिल्कुल धनराज, इस तरीके की जब सिचुएशन होती है, घटना होती है, तो सभी उस वक्त तो आक्रोशित होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद ये सब एक ठंडे बस्ते में चला जाता है। प्रशासन आखिर इसको किस तरीके से रोक सकती है ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना कभी हो ही ना? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये घटना हुई है ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन आप देखिएगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो मरीज है उनका कहना है कि ठीक है, उनकी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए, सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए, लेकिन जिस तरह की ये दुखद घटना हुई है ये भी एक शर्मसार घटना है। इस तरह की घटना आगे ना घटे इसके लिए सरकार को कोई ना कोई ठोस नीति जरूर बनानी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो मांग डॉक्टर करते हुए नजर आ रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या उनको सुरक्षा मिलती है या नहीं मिलती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अभी जिस तरीके से सेवाएं डॉक्टरों ने अपनी बंद कर दी है उससे कहीं ना कहीं तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बिल्कुल विकास, क्या कुछ हालात अभी बने हुए हरिद्वार में? जनता को क्या कुछ इस हड़ताल के बाद जूझना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ हालात है, जनता क्या किस तरीके से इसे ले रही है? जनता हालांकि डॉक्टरों के साथ है, क्योंकि जिस तरह से एक महिला के साथ रंजिश हुई है उससे कहीं ना कहीं हर आदमी कहीं एक अंदर मन में पीड़ा जरूर है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों की अभी फिलहाल हड़ताल है, कहीं ना कहीं जो बीमार व्यक्ति हैं जो हॉस्पिटल यहाँ पर अपनी बीमारी के चलते यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है। हालांकि ओपी जिस तरह से इमरजेंसी यहाँ पर अभी फिलहाल चालू रखी गई है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर है, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ओपीडी बंद होने से भी
क्योंकि यहाँ पर जो लोग अपनी बीमारी को दिखाने के लिए लगातार आते हैं। जी विकास, बिल्कुल जनता तो परेशान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। धनराज आपका बहुत शुक्रिया, विकास आपका बहुत शुक्रिया। आप निगाह बनाए रखिए। तो जिस तरीके से कोलकाता कांड के बाद हड़ताल जारी है, डॉक्टरों का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे प्रशासन किस तरीके से इसको लेकर सख्त कदम उठाती है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में सबसे अहम केदारनाथ धाम की यात्रा अब पहले से ज्यादा सुगम और सुरक्षित होने जा रही है, क्योंकि बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए अब एक नया और छोटा रास्ता निकाल लिया गया है। साथ ही केदारनाथ जाने का यह नया रास्ता पुराने रास्ते से बिल्कुल जुदा होगा। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि केदारनाथ में हर साल आपदा जैसी स्थिति बनती है, जिस वजह से सरकार और संगठन ने बीते दिनों कुछ नए रास्ते पर खोज की है और नए रास्तों को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि जब भी आपदा जैसी हालात हो तब लोग सुरक्षित निकाले जा सके। वहीं कोलकाता के बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ रेप की घटना सामने आई है, जिसने सभी को फिर से झकझोर दिया है। नर्स की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि उधम सिंह नगर में 30 जुलाई से एक नर्स गायब बताई जा रही थी, जिसका शव 8 अगस्त को यूपी में मिला है, जिसको लेकर देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें कोलकाता में एक डॉक्टर और उधम सिंह में एक नर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही डॉक्टर ने बताया है कि वह सरकार और अस्पताल से अपनी सुरक्षा की मांग लगातार कर रहे हैं। अपनी मांग पत्र के साथ कल से वहां एक दिन की हड़ताल भी करेंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। वहीं देहरादून से एक के बाद एक नामी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में मोबाइल छिपाकर महिलाओं का वीडियो बनाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मौके पर जाकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के वॉशरूम या चेंजिंग रूम की जांच संचालकों की जिम्मेदारी होती है। उनको समय समय पर पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं कोई कैमरा या फिर रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं लगी। उन्होंने इस मामले में एसओ को भी निर्देश देते हुए कहा है कि आरोपी के फोन और उसके सोशल मीडिया अकाउंट की गहनता से जांच की जानी चाहिए, ताकि पता चले कि आरोपी कब से इस प्रकार की ऐसी हरकतें को अंजाम देता आ रहा है। वहीं उन्होंने महिलाओं से भी अपील करते हुए कहा है कि अब पब्लिक वॉशरूम और चेंजिंग रूम को जब भी इस्तेमाल करते हैं तो आप सतर्क रहे। यदि खुफिया कैमरा दिखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दे। वहीं अदालतों में लंबे समय से लंबित केस के त्वरित निपटारों को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसको लेकर सिविल जज एसडी देहरादून ने बताया है कि 14 सितंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत देश भर के न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा किया जाएगा। इसी क्रम में देहरादून जिले के सभी अदालतों में, जिसमें विकास नगर, चकराता, डोईवाला और ऋषिकेश, सभी में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिविल, प्रकृति के वाद, चेक बाउंसिंग, दुर्घटना प्रतिकर, फैमिली मैटर के साथ ही क्रिमिनल के प्रकृति के मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।